दें? हेलो हेलो, आवाज ठीक कर दो। शुरू करें ना? आवाज थोड़ा देना जी, ज्यादा तेज नहीं बोल पाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा सब लोग। लिखा 9, 3 और 27 का चतुर्थ अनुपाती a और 24 के तृतीय अनुपाती का क्या है? बराबर। तो a का मान बताएं। चतुर्थ समानुपाती पता आप लोग को? हाँ, BC बट्टा A, मतलब अगर ये A, B और C है तो BC बट्टा A 3 इंटू 27 बाई A कितना है? 9। ये चतुर्थ अनुपाती हो गया। A और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। तृतीय अनुपाती क्या होता है? B स्क्वायर बट्टा A। B की वैल्यू यहां पर कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 बाई क्या? A। यही ना लिखेंगे। 9 तिया 27, 3 तिया 9 है, तो ये 3 से काटा, ये भी कितना से काटा? 3 से। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो A की वैल्यू कितना? 64। 64 हो जाएगा क्या आंसर? नहीं आया था? गुड, आया तो ठीक है। आगे चलते हैं। रुक जाएं, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लिखा गया y x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? x प्लस 3 के। y का वही रेशियो होगा जो x प्लस 3 का रेशियो होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा सीधा अनुपात। x बराबर 1 होने पर y बराबर 8 होता है। x बराबर 1 रखते हैं, x की वैल्यू कितना रखते हैं? 1। तो y की वैल्यू कितना? 8, यही ना बोला है। और x की वैल्यू कितना रखना है? 2। तो y की वैल्यू कितना? y की वैल्यू कितना? तो ये तो दोनों का जोड़ का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। तो अगर 1 यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3। अच्छा, ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3। तो आप बोल सकते हैं कि 1 प्लस 3 4, 4 यहां 8 है, तो यहां 5 कितना होगा? यही ना पूछा गया है जी। 5 कितना होगा? हम बोलेंगे सर कि ये 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना होगा, तो 5 दूनी का 10। तो आंसर हो गया 10। बोलो 2 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। सीधा सीधा अनुपात में। पीछे तक आवाज जा रहा ना? नहीं जा रहा है? आ रहा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 1500। उनका एचसीएफ 10 है। एचसीएफ कितना है? 10। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी? युग्मों की संख्या कितनी होगी? कितना होगा बताइए? 2, 4, 1, 1, 3। चलिए, सबका आंसर ठीक। हाँ, 1, 2, 3, 4। हाँ, अगर एचसीएफ 10 है ना, तो हम संख्या मान सकते हैं क्या? 10x और 10y। 10x और क्या? 10y। ये मान सकते हैं कि नहीं? अगर हम मान लें संख्याओं के बीच में अनुपात x अनुपात y है, या x और y सहभाज्य संख्या का अनुपात, तो संख्या कितना हो जाएगा? 10x y। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1500। यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 10 दहा का 100 xy बराबर कितना? 1500। यही ना होगा जी? नहीं होगा? तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना? 15। कितना? 15। तो एक्स और वाई की कितना वैल्यू पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे सर या तो 1 इंटू 15 हो सकता है, ये 2 इंटू 7.5 ना, 2 इंटू 7.5 नहीं, सहभाज्य संख्या मतलब बाबू रेशियो में नहीं ले सकते। हाँ, 3 इंटू कितना? 5, और 4 इंटू 3.5 नहीं। इसके अलावा और कौन होगा? और कोई होगा बताइए? कोई होगा? 15 अगर है, 1 इंटू 15 है तो 3 इंटू 5 होगा, 1 इंटू कितना होगा? 5।
यही दो पेयर होगा, यानी कि यही दो पेयर से अरे थोथा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 15 है। इस समझ लिया, दो संख्याओं का एलसीएम 1500 है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 1500। 10 इंटू 10 कितना 100xy। दो पेयर आया, कितना पेयर आया? दो पेयर। तो दो पेयर है यानी कि युग्मों की संख्या कितना बनेगा? दो बनेगा। कितना बनेगा? दो। संख्या अगर पूछे तो संख्या x और y की वैल्यू 1 15 है, तो एक संख्या होगा बाबू 10 और दूसरा कितना 150। दूसरा संख्या कितना होगा? 10 या 30 और 10 बचे 50 होगा। 10 इंटू 150 बराबर 1500, 30 इंटू 50 बराबर 1500। दोनों का एचसीएफ कितना 10। तो यही दो पेयर है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं। यही ना होगा जी? नहीं देखोगे तो देखने के लिए गांव से बुला लो कि चलो मेरे साथ हम पढ़ेंगे, तुम देखना। चले आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर एक ही दिशा में क्रमशः 60 डिग्री और कितना डिग्री पाए जाते हैं? 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है? 400√3 मीटर मापी जाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो जब भी इस तरीके से मीनार होगा, यहां से आप नीचे की ओर देखेंगे दो जगहों को, तो एक में अवनमन कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री और दूसरे में कितना 30 डिग्री। 60 डिग्री और बन रहा है और कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो बोले है तो अब ना दिखेगा जी, अब दिख रहा ना? हाँ है? तो देखो ना, अब ऐसा बोलो कि दोनों को दिक्कत है तो फिर उपाय लगाते हैं। चलो देखो, अब दोनों को दिखेगा। हाँ देखो ना, मजाक क्या कर। देखो अब दिखा कि नहीं बोलो। हाँ, ये मीनार है, यहां से जो अवनमन कोण ऊपर में 60 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा, तो यहां उन्नयन कोण 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? और दूसरा जगह में अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही है ना? और इन दोनों जगहों के बीच में दूरी कितना है 400√3। तो 30 और 60 के लिए आपको रेशियो याद होना चाहिए कि सर ये होता है √3, ये होता है 1 और ये कितना 2। √3 1 और 2, यही रेशियो होता है। किसी के मन में ये विचार है कि गुरुजी इधर 30 हो जाता, इधर 60 हो जाता? तो विचार है तो बोलो। नहीं विचार है? अब पूछ रहा है ना, तो विचार भी होगा तो नहीं बताएगा। तो कभी भी उन्नयन कोण जब मीनार की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इधर 60 हो जाएगा इधर 30 होगा। हमेशा यही सिचुएशन बनेगा 30 और 60। रेशियो हमेशा याद रखना √3 1 और कितना 2। 2 की वैल्यू जो वस्तु के बीच की जो दूरी है कितना 400√3, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 200√3। तो आपको निकालना है कितना का ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई। तो √3 से गुना कर दीजिए, तो √3 इंटू 3, √3 3 हो गया और 200 इंटू 3 बराबर कितना 600। 600 आंसर। 600 क्या होगा आंसर? बोलो, कोई बहुत बड़ी बात है? क्या पूरा लंबाई नहीं ना दिया है? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है। जैसे तुम अपने छत पे खड़ा है, ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त दूर से दिख रहा था, उसको देखा तो कितना डिग्री पे दिखा 30 डिग्री। बोला नजदीक आओ तुमको ढेला मारेंगे। तो नजदीक आया, तो अब उसको कितना कोण पे वो देख रहा है आपको 60 डिग्री। आप उसको नीचे मुंडी करके 60 डिग्री पे देख रहे हैं। पहले दूर था तो एकदम ऐसे करके देख रहे थे, जैसे जैसे नजदीक आएगा आपको नीचे करके देखना पड़ेगा। एकदम छत के नीचे अगर आ गया तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। देखते हैं कि नहीं कौन गेट के नीचे है? हाँ, तो उन्नयन कोण बढ़ते जाता है। उन्नयन कोण क्या होता है? बढ़ते जाता है। यहां पे अगर आ गया तब तो मुंडी आपका लचक जाएगा, एकदम ऐसे करके देखना पड़ेगा। नहीं? हाँ।
क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि, क्या बोला गया? अच्छा आप ऐसा कर दिए, बड़ा दिक्कत हो गया। देखिए लिखा गया कि 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल टू 0 है, और 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 12 इक्वल टू क्या है? 0। मूल्य x और y के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? कहने का मतलब आपको x और y की वैल्यू पहले निकालना होगा, उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि x बड़ा कि y बड़ा, कि रिलेशन नहीं निकलेगा। रीजनिंग में तो रिलेशन नहीं भी निकलता बहुत पर नहीं, यहां भी नहीं निकलता है, लेकिन यहां वैसा ऑप्शन नहीं। देखिए वैल्यू निकालने के लिए जो शॉर्टकट तरीका है वो उसको ध्यान से देखें। नहीं पढ़ाने देगा, कुछ दिन में भगा देगा तुम हमको, ठीक है। हाँ तो क्या करते हैं बाबू, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ हम गुना करते हैं किसको? कांस्टेंट वाला टर्म को। ध्यान से सुनो, गुना करते हैं इसको 45 दूनी 90। अब 90 अगर आ गया बाबू तो हम लोग को बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में जोड़ घटाव करना है कि उनका गुणनफल 90 हो जाए। तो हम बोलेंगे सर प्लस 90 है तो 10 और 9 से काम चल जाएगा। 10 प्लस 9 कितना होता है? 19, और 10 नमा। अगर ये नहीं सोच पाइएगा इसका मतलब आपका दिमाग अभी थोड़ा सा पीछे है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। हाँ रांची ऐसा थोड़ी है, मेहनत करेगा कि इसमें रांची का जाएगा जी। हाँ 10 बार पहाड़ा पड़ेगा, 20 को नंबर को जोड़ घटा गुना भाग करेगा, खुद समझ में आएगा क्या? हाँ बार बार रांची भेज रहा, लगता है रांची इतना सस्ता है। हाँ अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से क्या करेंगे? भाग दे, जो x वाला जो है ना उससे भाग दे देंगे, और दोनों का चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। दोनों प्लस प्लस में था तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो ये हो गया -5 और ये हो गया क्या? -4.5। यही प्रोसेस को इसमें अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू कितना है? 12, 12 दूनी 24, 24 को प्लस माइनस करके 11 लाइए, 8 3 24, तो 8/2 है और 3/2 है। तो आप देखेंगे चिन्ह चेंज करना है ना, तो -4 और -1.5 कौन बड़ा लग रहा है? इधर x की वैल्यू है, इधर किसकी वैल्यू है? y। कौन बड़ा लग रहा है? देखो डिजिट में देखा जाए तो इसके हर एक वैल्यू से ये बड़ा है, डिजिट में देखा जाए, लेकिन चिन्ह अपोजिट होने के कारण बड़ा ये वाला हो जाएगा। कौन बड़ा होगा? y वाला, क्योंकि इसमें जो वैल्यू कम है निगेटिव के साथ, तो हमारा कम वाला वैल्यू बड़ा होगा ना। ये ज्यादा कर्जा कम कर्जा, ज्यादा कर्जा कम कर्जा, कम कर्जा मतलब अमीर हो, बोलो। हाँ बस खत्म, और क्या? तो कहाँ y क्या है? y बड़ा। गलती हो गया ना तुम्हारा, गुड। हाँ यही सब करना है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा सब। 100 200 500 बार गलती करोगे ना तो फिर एक बार सही होने लगेगा, फिर गलती होगा ही नहीं। गलती अच्छी बात है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बोला है कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में ऐसे कहा लिखता है जी? 1 घंटे में ऐसे लिखता है, ठीक है। 47 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो धारा की चाल बताए। तो जब भी धारा की चाल पानी की चाल रहे तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल डिवाइडेड बाई 2, यही ना होता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? 47, और 47 माइनस कितना हो जाएगा? 19/2, 28/2 कितना? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 14 किलोमीटर क्या हो जाएगा? बराबर। इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या? डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोला है कि 100 मीटर और 500 मीटर, 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन है, एक ही दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
पीछे से आ रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? मिनट में पूछा गया आपसे। किस में पूछा गया है? मिनट। तो जब भी पार करेगा, उल्टा डायरेक्शन में पार करे या सीधा डायरेक्शन में, जब भी एक दूसरे को पार करेगा तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ये डेली बात बोलते हैं कि नहीं, और एग्जाम में भी आता है ना, मतलब ये फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही। तो 5 एक 600 मीटर दूरी तय होगा। दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग कितना है? 600। चाल जो होगा सेम डायरेक्शन में माइनस होता है जी। तो हम बोलेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। 600 मीटर है, चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर था, ये मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपका किस में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किस में? मिनट में चाहिए। तो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए पहले कर लो कैलकुलेशन, छोड़ो। तो ये हो जाएगा गुरुजी कितना? 12×5 = 60। नहीं होगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 12×5 = 60। 18 × 12 सेकेंड होगा कि नहीं? बोलिए। 18 × 12 सेकेंड। मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से भाग दीजिएगा, तो 12×5 = 60। 18/5 ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिएगा तो 3.6 मिनट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा 3.6 मिनट। कोई बड़ा बात है? झूठ मत बोलो। हर एक साल हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है रेलवे में। इतना पूछता है ये क्वेश्चन कि मत कहो, मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है, समझो। रेलगाड़ी वाला एक क्वेश्चन। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8। इसको दूसरा या तीसरा बार दे रहे हैं कि विभाज्यता का नियम आपको याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रमशः 3 या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात है। नहीं, 3 और 9 का विभाज्यता का नियम ही है कि अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योगफल 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटे। ये बात समझ में आया? और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा किताब आ चुका है, जाकर आप ले सकते हैं, है ना। टाइप बाय टाइप उसमें क्वेश्चन डाला हुआ। जिनका किसी भी तरीके से मैथ कमजोर रह गया उसको बना लीजिएगा, है ना। सारा टाइप है और एक एक टाइप सिस्टमेटिक किया हुआ है। नहीं, उच्च गणित वाला भी है, लाए नहीं है, हाँ वो भी है। हाँ चलो आगे देखते हैं जी। अलग अलग कर दिए क्योंकि 2 कैटेगरी का विद्यार्थी है। एगो को उच्च गणित से नफरत है, जैसे ही देखता है साइन थीटा कॉस थीटा ज्यामिति बोलता है हटाओ। तो हम बोले किताब भी हटाओ, एक साइड अलग अलग रखो। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल क्या है? गलत बात। क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम अंकों का योगफल पर निर्भर, अंकों का योगफल पर निर्भर करता है, लेकिन सम अंक, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक का योग और उनका अंतर लिया जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गया। आंसर हमारा यही हो जाएगा क्योंकि कथन सही नहीं है पूछा है। आगे भी पढ़ लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है और इकाई अंक सम अंक है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात है। सम अंक होने का मतलब वो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटने के लिए बोल ही रहा, 3 और 2 दोनों मिल जाएगा तो 6 से कटेगा क्या? अगला बात, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल सही बात है। केवल गलत बात क्या लिखा है? सी, जो उत्तर होगा हमारा, जो क्या होगा? उत्तर। आजकल एग्जामिनर जो है कंसेप्ट पर, बेसिक चीजों पर क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर दिया है ज्यादा। कौन सही है? बी बिल्कुल सही है। केवल सही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हमने गलत काटा है तो गलत वाला ही ना हमारा उत्तर होगा। उत्तर ये है, उत्तर ये है, बाकी सब क्या है? सही है। हमें उत्तर देना है गलत के फॉर्म में। किस में उत्तर देना है?
हम सही गलत छाटे हैं इसमें, लेकिन उत्तर कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत वाला उत्तर है। अरे बोलो, हाँ। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला एक व्यक्ति है जो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। इतना स्पीड से बहुत दिन लगेगा जी पहुंचने में। उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? जब भी औसत चाल पूछे और दूरी नियत हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? 2x y क्या है? x प्लस, यही फॉर्मूला लगता है जी। हम बोलेंगे सर दो चाल है जाने का और आने का, तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 78, y की वैल्यू कितना है 91, और दोनों का जोड़ 78 प्लस 91 होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो 78 और 91 है, 13 कॉमन ले लेते हैं दोनों, समझा? 13 का 78, 13 यही ना होगा जी। 13 का 78, 6 7 13 7 91, 6 7 42 दूनी 84, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। नीचे चाल जोड़े हैं लेकिन कॉमन ले लिए, उतना जोड़ने का मन नहीं करा। तो पहाड़ा आता है ना, हमको लगा 13 का पहाड़ा में कॉमन लेंगे तो कटेगा ही क्या। 41 53 ये सब का भी थोड़ा थोड़ा गुना याद रखना है, समझ गया ना? एनटीपीसी का जो तैयारी कर रहा होगा उसका तो कैलकुलेशन बहुत सुंदर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। केवल रीजनिंग बना के आओगे और जीके बना के आओगे, गणित में थोड़ा बहुत बनाओगे जी। काहे कि क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पीटी में ऐसा पूछा है तो मेंस में तो और बढ़िया पूछेगा ना? नहीं पूछेगा? मेंस में और बढ़िया पूछो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक कार्य को 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? एक दिन। बहुत बढ़िया, एक दिन में पूरा करते हैं। या वाला सीन है। तो 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिन में, 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती है। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है? बोलो कितने दिन में? बोल नहीं रहे हो जी। कितने दिन में? नहीं बना? ठीक। बात ऐसा है कि पहले हम लोग देखेंगे सर 20 आदमी 20 पुरुष को मान लिया एक दिन लग रहा, 30 वोमेन को भी एक दिन और 50 लड़के को भी एक दिन। सबको एक एक दिन लगा है कि नहीं? सबको एक एक दिन लगा है ना? हम बोलेंगे जी सर। यानी कि ये काम क्या है? बराबर। इंटू 1 कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर। ये सबके लिए काम क्या है? बराबर। हमारा मेन टारगेट क्या है? क्षमता निकालना, एम डब्ल्यू और बी का। तो एलसीएम से भी क्षमता निकाला जा सकता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा? हो 300। कितना होगा? 300। 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया? 10 और ये कितना? 6। कुल काम भी मान के देख बना सकते हो इसमें, क्योंकि बाबू अगर कुल काम देखें, ये तीनों क्या है? कुल काम। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर क्षमता इसका 15 ले लिया जाए और 15 को इससे 20 आदमी में गुना कर दिया जाए तो कुल काम कितना होगा? 300। कुल काम कितना हो जाएगा? 300। तीनों कुल काम है। तो हम लिखेंगे सर 20 मैन एक दिन में कर रहा था और एक मैन की क्षमता कितना है? 15। तो 300 काम हो जाएगा कि नहीं? यानी कि 300 कुल काम है। यहां तक काम है निकाले अभी तक। अब समझिएगा चीजों को। बोला है कि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिन में काम करते हैं। यानी कि पहला दिन 2 पुरुष करते हैं और दूसरा दिन 5 लड़के काम करते हैं। यही हुआ ना? ठीक है। और 6 महिलाएं सभी दिन काम करती है, मतलब 6 वोमेन इसके दिन में भी है और 6 महिलाएं इसके दिन में भी। क्या ये बात समझ में आया? हिंदी पढ़ना, हिंदी भाषा। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। 2 पुरुष पहला दिन किया, 5 लड़के अगला दिन किया, ठीक है।
और फिर क्या लिखा, और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती है, मतलब 6 महिला जो है पुरुष के साथ भी काम करेगी और बालक के साथ भी काम करेगी। तो पहला दिन में कितना काम होगा एक दिन में, तो हम बोलेंगे सर एक पुरुष का क्षमता कितना है 15 लड़का का कितना हो 6 है, बट वोमेन है जी, वोमेन कितना 10, तो 10 छक्का 60 और 15 दूनी 30, 60 30 90, पहला दिन में 90 काम हुआ। इधर देखो लड़का कितना है, वो लड़का कितना 6 ये कितना 10, तो 5 छक्का 30, 10 छक्का 60, अगला दिन कितना 90। कहाँ क्या दिक्कत, बट महिला का 10 ना हो, देखो महिला डब्लू, अंग्रेजी बेचारा का थोड़ा कमजोर है, ऐसे मत करो अंग्रेजी का दिक्कत है, कॉमन सेंस तो है ही है उसके पास। हाँ तो देखो 2 दिन में कितना काम हो गया बताइए 180, अगला दिन टोटल काम कहाँ तक जाना 300, 180 ले लोगे तो काम में पार हो जाएगा, नहीं एक दिन और ले लेते हैं तो 90 काम हो जाएगा कि नहीं, 270, यानी कि एक दिन और काम कर लिया ये आके, फिर अब अगला बार किसकी बारी है, इसका बारी है, तो 180 हो गया, अब काम तो बचा हुआ है, सॉरी 270 हुआ, 30 काम बचा हुआ है कि नहीं, और 30 काम करने के लिए आएंगे कौन, इन लोग आएंगे, इसका बैंड बाजा ग्रुप, क्षमता कितना का है 90 का, यानी कि 3 दिन पहले हो चुका था, काम बचा हुआ है 30, क्षमता कितना है 90, 1/3 कितना 3 पूर्णांक 1/3 आंसर नहीं होगा। तो बड़ा सावधानी पूर्वक हम बताए हैं कि सब लोग को समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया होगा तो भगवान को याद करें कि जल्दी बुद्धि दे, है ना क्या विद्या वाले भगवान कौन है, वो तो माता ना है, भगवान में कौन है, भगवान का मतलब हम लोग पुरुष जानते हैं ना, बस मजाक करता है, भगवान नहीं कोई हैं विद्या वाले, मतलब पुरुष में भगवान, क्या बात कर रही, चले आगे ठीक लिख लो कोई दिक्कत हो गया। ये जीडी में पूछा है, जीडी का क्वेश्चन, हाँ चलो जी देखो, रघु ने अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लीप टेस्ट, कौन सा टेस्ट है स्लीप टेस्ट, स्लीप टेस्ट में 34, 43, 21, 28 अंक प्राप्त किए, और औसत अंक कितना है 30 अंक प्राप्त करने के लिए 5वें स्लीप टेस्ट में कितना अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि औसत कितना है 30, तुलना कर लेते हैं, औसत से ये कितना ज्यादा पहले में है 4 ज्यादा, औसत से इसमें कितना ज्यादा है 13 ज्यादा, औसत से ये कितना कम है 9 कम, औसत से कितना कम है 2 कम, सबका नेट प्रभाव देखें कितना ज्यादा है कितना कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये 11 है, 13 में से 11 जाएगा कितना 2, और 4 2 6 प्लस 6, मतलब अगर देखा जाए कि औसत से ज्यादा है, अभी चारों सब्जेक्ट में कितना ज्यादा है 6, तो 5वां सब्जेक्ट में मैनेज करने के लिए 6 कम लाना होगा, 6 कम, तो कितना कम हो जाएगा टोटल 24 हो जाएगा क्या आंसर, नहीं और नहीं तो सबको जोड़ेंगे और 30 25 150 में से घटा दें, यही ना होगा, 2 ही ना तरीका है क्या जी, और कोई तरीका है चले ना क्वेश्चन नंबर 12, यह क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में जी, क्या बताएं इसको, परेशान करके रखा है। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर आर, पी क्यू आर एक त्रिभुज का नाम है, इसमें अंतः केंद्र ए है, अंतः केंद्र क्या होता है कोनों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, तो अंतः केंद्र क्या है ए है, क्यू ए आर ये 116 डिग्री है, ये कितना 116 डिग्री, तो आपसे पूछा है क्यू पी आर ये वाला कोण, ये वाला कोण ये कोण पूछा है, तो अंतः केंद्र अगर ये है बाबू तो ध्यान से समझिएगा,
अंतः केंद्र वाला जो कोण होता है, जो 116 डिग्री दिया हुआ है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 90 प्लस इसके अपोजिट वाला एंगल बाई 2। 90 प्लस अपोजिट वाला एंगल बाई कितना 2। तो इसको इधर ले जाके घटाइएगा तो 26 आएगा। 26 बराबर क्या a बटा 2। तो 26 दूनी 52। 52 डिग्री क्या हो जाएगा उत्तर। 52 डिग्री नहीं है तो 52 डिग्री क्या आंसर। ये थ्योरम याद है नहीं याद है? ना ना, अंतः केंद्र वाला है ये। अंतः केंद्र कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, हमने ये पढ़ाया है, YouTube पे भी अवेलेबल है आपका, कि ए बी सी अगर कोण है, इनके अंतः कोनों का समद्विभाजक अगर जिस बिंदु पे मिलता है उसको आई बोलते हैं, और बी आई सी बराबर 90 प्लस, इसमें क्या नहीं है ए नहीं है, 90 प्लस a बटा 2 होता है। यहां नाम चेंज करके दे दिया, केवल क्या दे दिया, नाम चेंज करके 90 प्लस इसके अपोजिट वाला एंगल बाई 2, अपोजिट वाले एंगल डिवाइडेड बाई कितना 2। उसी चीज को हमने यहां अप्लाई किया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हमसे पूछ लो, मास्टर इधर ना है, ऐसा पूछ रहा, उससे बहुत जानता है जैसे। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 स्क्वायर। आज क्योंकि 6 सतह होता है, 4 दीवार वाला, ऊपर नीचे 2, बहुत बढ़िया। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर हो गया। ये कितना 1728। अगर हम काटें इसको तो 6 से 6 दूनी 12, 5 और 2 6 8 48, 4 8 6 8 48, 288। ए स्क्वायर बराबर 288 है। 288 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 2 इंटू 144 तो लिख सकते हैं ना। हम बोले जी सर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे 144 का तो 12, और 2 का वर्गमूल कितना √2। आयतन पूछा है, आयतन बराबर आप लोग जानते हैं ना a का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना 1728, और √2 का क्यूब 2 √2 2 बार गुना होगा, √2 इंटू √2 2, और फिर √2 2 तो 1728 इंटू 2 3456 √2, 3456 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं होगा? हाँ ठीक, चले ना आगे बढ़ते चलो। नहीं, ये बहुआ छाप क्वेश्चन है, देख लो। एक दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी वजन के स्थान पर 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम बोलेंगे सर जितना वजन वो देगा उतना ही उसका क्रय मूल्य है। नहीं, जितना तौलेगा उतना ही ना खर्चा पड़ेगा जी उसको, लेकिन वसूली कितना का करेगा 1000 ग्राम का। यानी कि क्रय मूल्य हुआ कितना 920 ग्राम का, वसूली कितना का किया 1000 का। यानी कि दुकानदार का क्रय मूल्य 920 रुपया मान लो, और विक्रय मूल्य इतना। 0 से 0, 23 चौका 92, 25 चौका 100। तो 2 फायदा कमा रहा है ना जी, कितना पर 23 इंटू 100 लिख दे। 23 नामा 207 होता है ना, तो 9 से थोड़ा सा कम, लेकिन 2 ऑप्शन है, यही आएगा। लेकिन तभी भी देख लो थोड़ा सा ऐसे तसल्ली के लिए। 23 8 184, 16 बचेगा 0, 23 7 161, लगभग में 8.7। हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, गणित में आत्मा को शांति जब तक नहीं दीजिएगा बड़ा दिक्कत लगेगा। सही हुआ कि नहीं हुआ, गलतियां कहाँ बना दिए थे, बगलवा में अफसानवा वो भी था। ये इस तरह का दिक्कत होता है जी। क्वेश्चन नंबर 16 15 बोला 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है n वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। लाभ 20% है,
तो एन का मान बताएं। हम बोलेंगे सर 36 वस्तु की क्रय मूल्य की बात करें, एक वस्तु के क्रय मूल्य को 100% लिख लें, या क्रय मूल्य 100% होता ही है। बोला है एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20% लाभ है, तो क्या विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा? तो बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब बोलेंगे सर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 20 से 20 का 120, 20 पच्चे 100, 6 से कितना टाइम है? 6 टाइम। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 पच्चे 30। इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर? 36 वस्तु का क्रय मूल्य एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य 100% है, विक्रय मूल्य कितना? 120%। इससे भी शॉर्ट बनाया आप लोग, इससे भी शॉर्ट बना दिया, बहुत बढ़िया, गुड। चले आगे तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन हमने बहुत दिन से पढ़ाना शुरू किया बाबू, और पहले भी बहुत दे रहे थे, और एक गेस्ट पेपर बनाए थे एनटीपीसी के लिए, याद है? जो लोग यूट्यूब पे देखा होगा कि एनटीपीसी में आएगा, एसएससी में भी आया, टेक्नीशियन में भी आया, एनटीपीसी में भी आया है क्वेश्चन। हालांकि 4 गुना 10 गुना 15 गुना करके आया उसमें। चलो देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए, तो जो लाभ है 4 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ प्रतिशत क्या है? मूल लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि विक्रय मूल्य को दोगुना किए आप, जो भी सेलिंग प्राइस था वो 2 सेलिंग प्राइस हुआ है ना, और जो भी लाभ था बाबू वो 4 लाभ हुआ है। कितना लाभ हो गया? 4। प्रॉफिट 4 लाभ हो गया, 4P हो गया। कंसेप्ट की बात यह है कि जितना ज्यादा विक्रय मूल्य को बढ़ाएंगे लाभ भी उतना ही बढ़ेगा, लाभ भी उतना ही बढ़ेगा। अब बोलिए कैसे? तो मान लिया 100 रुपया का सामान है, 150 रुपया हम बेच रहे हो, और विक्रय, तो अभी लाभ कितना हो रहा है? 50। और यही 100 रुपया का सामान में अगर विक्रय मूल्य आप बढ़ा दिए 100 रुपया, कितना बढ़ा दिए? 100, तो 250 हो जाएगा कि नहीं है? अरे नहीं होगा। और लाभ भी देखिएगा तो 150 हुआ, लाभ कितना हुआ? 150। तो आप देखेंगे कि इसमें लाभ में बढ़ोतरी कितना का हुआ? 100 का। यानी जितना विक्रय मूल्य बढ़ाइएगा उतना लाभ बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे जी सर ये बात समझ में आ गया, जितना विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे उतना लाभ बढ़ेगा। तो यहां विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है? एक बार एसपी बढ़ा है कि नहीं? 2SP हुआ। तो यहां लाभ कितना बढ़ा है? 3P, 3 गुना बढ़ा है लाभ का। तो हम बोल सकते हैं सर जो सेलिंग प्राइस बराबर होगा, जो बढ़ोतरी बराबर है किसके? 3P के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस बटा प्रॉफिट बराबर 3/1, यानी कि सामान को 3 में आप बेचे हैं 1 लाभ कमाकर, तो खरीदे होंगे कम में या ज्यादा में? लाभ ले रहे हैं और 3 में बेच रहे हैं, तो खरीदारी आपका 3 से कम रहा होगा जितना लाभ है, यानी कितना में खरीदे होंगे आप? 2 में। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का क्या उत्तर? बोलो हो जाएगा? जिसको प्रैक्टिस रहेगा वो इतना भी नहीं लिखेगा, डायरेक्टली यही लिखेगा। तो एनटीपीसी के 5 शिफ्ट 10 शिफ्ट में घुमा फिरा के खूब पूछा इस क्वेश्चन, खूब, कभी 9 गुना कर दिया, कभी 10 गुना कर दिया, कभी 15 गुना कर दिया, खूब घुमा फिरा के पूछा। क्वेश्चन नंबर 17, रुक जाएं, लो अब तो नजदीके पहुंच गया है ना, 5 भी तो बज गया जी। बारिश होगा, तुम लोग पढ़ने आया जी। जाते समय हालत खराब हो जाएगा, भीग जाओगे। करा 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय कितना पाया गया?
121 रुपया। यदि वस्तु पर इच्छित लाभ कितना है 19%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 12.5% लाभ है और 10.5% हानि है। इन दोनों का अंतर जो होगा यही विक्रय मूल्य का अंतर होगा। अंतर निकालेंगे कैसे, तो लाभ और हानि को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12, 10, 22, आधा आधा 1, तो 23% की वैल्यू 161 है। तो 1% की वैल्यू 161/23 होगा कि नहीं, नहीं होगा। 23% ना हुआ जी, दोनों मिलाकर 23%। 23% कैसे है, 12.5 माइनस माइनस 10.5, अंतर लेते हैं, वही माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको निकालना है 19% लाभ लेना है, तो कितना विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 119% पे बेचना है, तो 119 की वैल्यू कितना होगा, बस आंसर यही सेलिंग प्राइस। 23 है तो 161, 19 है तो 33 से, बस यही आंसर है। लेकिन पूरा लिख लो, 7 एकम 7 एक 8। पहाड़ा आएगा तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। पहाड़ा अगर अभी तक नहीं सीखोगे तो पूरा युवा अवस्था बर्बाद हो जाएगा। कभी रीजनिंग पढ़ोगे कभी लूसेंट पढ़ोगे, कभी जीके पढ़ोगे, जी पढ़ते रहोगे। पढ़ते रहोगे, कभी दरोगा का भरोगे, कभी एनटीपीसी का भरोगे। बोलो, पहाड़ा तो पहाड़ा अगर जानते हो किसको पहाड़ा नहीं याद है, दम बेशरम हो चुका है, जिसको अगर 20 बार बोल दिए हैं, दम एकदम बेशरम टाइप का लड़का है, वो सोच रहा है पहाड़ा का महत्व नहीं है। 2-4 साल जब घूमेगा ना इधर उधर लॉ जूज में, सब देखेगा कि वही कैटेगरी में, इसको भी पहाड़ा याद नहीं था, इसको भी याद नहीं है, तब लगेगा वो गुरुजी सही बोलते थे। ऐसा हमको 2-4 गो लड़का मिला है जो माफी मांगता है, गुरुजी सही बोले थे, युवा अवस्था बर्बाद हो गया, युवा अवस्था क्या हो गया, बर्बाद। चलो ये बनाए आप लोग, कितना उत्तर है, किसी का कोई उत्तर, 1/2, आपका कितना, 9/9। अच्छा आपका 2/9 है। अच्छा चलिए हम बनाते हैं। यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, उन पर प्रकट संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो सब लोग को पता, 2 बार फेंके हो तो 6 का स्क्वायर 36 कुल रिजल्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात है गुरुजी 4 से विभाज्य होने के लिए, है ना, अंकों का योग 4 से विभाज्य होना है, तो 4 रिजल्ट पॉसिबल है, 8, 12 नहीं, और 16 भी, 16 नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पासा में अंकों का योग 2 पासा फेंकेंगे तो 6 दूनी 12 आ सकता है। कितना आ सकता है, 6 दूनी तो 12 कितना आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, गुड, अच्छा ठीक। अब देखिए बात को समझिए, 4 अगर योगफल लाना है तो ऐसे भी हम देख सकते हैं सर, पासा पे 1 3 हो नहीं, और 3 1 हो, और 2 2 भी तो हो सकता है, 2 2, 4 0 भी हो सकता है क्या, बीच में जब आ जाएगा लूडो वाला गोटी तो 0। 8 के लिए देखिए, 8 के लिए कितना रिजल्ट, एक साथ होगा ना, 7 नहीं होता लूडो में, 2 6 6 2, 3 5 8, अब 5 3 8, 4 4, और बोलो और कोई है, 8 योगफल पर लूडो खेलेंगे तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। 12 के लिए बताओ, 6 और 6 आएगा तभी 12 होगा, 5 7 12 क्या, 5 7 नहीं, बोल भी रहा है हाँ। तो रिजल्ट जोड़िए कितना है, 3 3 2 5 3 8 1 9, कितना 9, तो 9 बाई कितना,
और एक आगो नहीं कम रहा है, देख लो पक्का, एक को नहीं कम रहा है, कम रहा होगा थोड़ा गिन लो। 1 3 3 1 2 2 2 6 6 2 4 4 3 5 5 3 8 4 नहीं कितना है 1/4, 1 बटा कितना 4। चले आगे क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाता है 12,100 और 3 वर्षों में कितना हो जाता है 13,310। तो ब्याज की दर कितनी होगी? सीधा सीधा सर 1 साल बढ़ा है और 1 साल में आप देखेंगे तो कितना पैसा बढ़ रहा है, शून्य में से शून्य कितना है 13,310 मिसदान है 3 साल में, और 2 साल में कितना 12,100। तो घटाएंगे तो कितना होगा 0 1 2 1 1210 है कि नहीं, 1210 ब्याज लगा कितना में 12,100। तो 1200 जो 10 ब्याज लगा है इसका 10% ना है जी, 1/10वां भाग है। 1 साल में तो साधारण ब्याज ना होगा। हाँ आखिरी क्वेश्चन आज का। हाँ लगता है बड़ा खतरनाक है। कौन सा उत्तर आया आप लोग का? नहीं बनाए हो? एक लड़का था समझा, बोला गुरुजी जानते हैं मैथ में इस तरीके का बात आ जाता है ना तो हम छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा लेस देन किस्म बात आ जाता है ना तो हमको मन नहीं करता। मान लीजिए कि m प्रेक्षणों का माध्य कितना है p है और n प्रेक्षणों का माध्य कितना है q, यानी कि m प्रेक्षण का माध्य दिया है p और n प्रेक्षण का माध्य कितना है, n प्रेक्षण का माध्य कितना है q, है ना। बोला जहां p की जो वैल्यू है q से छोटा है, मतलब ये वाला क्या है छोटा है। यदि m प्लस n प्रेक्षणों का जो संयुक्त माध्य c है, संयुक्त माध्य कितना है c, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही। अब तुम लोग बताओ अगर माध्य दिया है दोनों का तो एलिगेशन पढ़े होगे तो ये बीच बीच में आता है कि नहीं? अरे बोलिए, अगर बोलता है 10% नमक को 40% नमक के साथ मिला है कि बीच में 30% नमक हो जाए तो एलिगेशन में छोटा वैल्यू से ये बड़ा होता है और बड़ा वैल्यू से ये क्या होता है छोटा होता है, बीच बीच में होता है। तो हम बोल सकते हैं सर अगर ये छोटा दिया है तो P की जो वैल्यू है सबसे छोटा, बीच में कौन C और उससे बड़ा क्या Q। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।